हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, सी ए एफ एम न्यू सिलेबस सी एस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर इस पार्ट में। ठीक है, तो इंट्रो पूरा ये इस वीडियो में मैं दूंगा, अच्छे से पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें कंटेंट्स क्या क्या है, बरोबर, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नॉलेज गेन करने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये आपको आपके करियर में कैसे कैसे हेल्प करेगा, बरोबर, इसका रेलेवेंस क्या है सी एस कोर्स में, और एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको कहाँ कैसे ये सपोर्ट करता है आपके काम में। ठीक है, दूसरी बात कि ये डेमो क्लास है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो कुछ वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे भी डलने वाले हैं, और सेम वीडियोस लेक्चर बायस को भी मिलने वाले हैं। ठीक है, डबल डबल मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ, सेम वीडियोस हम लेक्चर बायस को भी देंगे, स्टार्टिंग वाले लेक्चर बायस वाले अपलोड भी होंगे। ठीक है, एज अ डेमो, ताकि जो नए बच्चे हैं सी एस सी टी से फ्रेशली क्वालिफाई हुए हैं वो लोग मेरा पढ़ाना देख पाए, मेरा टीचिंग स्टाइल देख पाए और डिसाइड कर पाए कि उनको लेक्चर्स बाय करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पूरा हम समझेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट को पहले हम पूरा समझेंगे, क्योंकि देखो ये लॉ सब्जेक्ट नहीं है। लेट मी बिगिन विद दैट कि दिस इज नॉट अ प्योर लॉ सब्जेक्ट, बट स्टिल इज इट इज इन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल। तो आपको इस सब्जेक्ट को पहले अच्छे से समझना होगा कि इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, कैसे ये लॉ सब्जेक्ट न होते हुए भी आपको सपोर्ट करेगा, बरोबर। फिर हम इसके पूरे कंटेंट्स देखेंगे, चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन दूंगा, बरोबर, आइडिया दूंगा कि सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हो, कैसे सपोर्ट करेगा, ताकि आपको इंटरेस्ट आए इस सब्जेक्ट में। और धीरे धीरे फिर हम एक्चुअल जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। ये मैं कैसे लेने वाला हूँ, क्या क्या इसमें कवरेज होगा, सब मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छे से पूरा वीडियो पूरा देख लेना है। ठीक है, अगर आपको पूरी तरह से हर चीज समझनी है तो अच्छे से पूरा वीडियो आखिरी तक देख लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ सी ए अमित तलडा, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एंड आई हैव बिन टीचिंग सिंस 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 5 ईयर्स स्टार्टिंग के जो थे मैं सी ए स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ फेस टू फेस, एंड सी एस स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ। एंड फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स मैं सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को ही पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन मोड में। ठीक है, फेस टू फेस अब मैं नहीं लेता हूं, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं। फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स मैं सी एस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और 5 ईयर्स पहले भी पढ़ा चुका हूं, टोटल 10 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ठीक है, मैं 21 ईयर्स में सी ए बन गया था। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट मैं सी ए था, तो आपको ये पता होना चाहिए आप किससे पढ़ रहे हो। ठीक है, 8,000 9,000 लगभग स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन सब मिला के। और मेरा सी ए इंटर में ऑल इंडिया रैंक आया था 48। ठीक है, 48 ऑल इंडिया रैंक मेरा आ चुका है सी ए इंटर में, एंड आई स्कोर्ड 93 मार्क्स इन अकाउंट सब्जेक्ट सी ए इंटर। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या लेवल पे था एज अ स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। तो 93 मार्क्स मैंने स्कोर किए हुए हैं अकाउंट सब्जेक्ट में, जो कि रिटन पेपर रहता है सीए कोर्स में। ठीक है, फिर मैंने 12th स्टैंडर्ड में भी 100 आउट ऑफ 100 ले चुका हूं अकाउंट्स में। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो अकाउंट्स में मेरा अच्छा ग्रिप है, मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत अपने एक फ्लेयर में पढ़ाता हूँ। तो आपको आई होप कि अच्छा लगेगा। धीरे धीरे थोड़ा आई थिंक टाइम लगेगा, क्योंकि आप थोड़े अलग ढंग से पढ़ चुके होंगे, काफ़ी चीज़ें आप मगअप करके आए होंगे, या काफ़ी चीज़ों को आपने पहले सवाल नहीं किया होगा क्योंकि आपने उतना लॉजिकली माइट भी न पढ़ा हो। ठीक है, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बट बिलीव मी, जब आपको एक मेरा पैटर्न पढ़ाने का आ गया ख्याल में, या अच्छा लग गया, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है पूरा सब्जेक्ट पढ़ने में। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, आई होप आई विल जस्टिफाई द सब्जेक्ट। ठीक है, चलो, तो ये फाइल मैं आपको अलग से दे दूंगा। ठीक है, और सबसे मेन बात जो मैं बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले, कि जो मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे जो बाय करने वाले हैं लेक्चर्स, अब वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। ठीक है, साइंस वाले भी आते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स चूज करते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो 12th तक मतलब काफ़ी अकाउंट, मतलब कॉमर्स वाले भी रहते हैं, साइंस वाले भी रहते हैं। ठीक है, या काफ़ी ग्रेजुएशन से भी बच्चे आते हैं जिन्होंने 3-3 2-2 3-3 साल पहले अकाउंट्स पढ़ा था, बेसिक्स
पढ़े हुए जिनको बहुत ज़्यादा समय हो गया है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने पढ़ा था पर 2-3 साल में ऑलमोस्ट वो सब भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें उनको याद नहीं रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा हमेशा से अप्रोच रहता है कि यार चलो जीरो से पढ़ाते हैं, ठीक है। एकदम आप 10th स्टैंडर्ड पास आउट हो, आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये सोच के, ये माइंडसेट रख के मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है पढ़ाते वक्त। अगर मेरा माइंडसेट नहीं रहेगा, मुझे क्लियर नहीं रहेगा कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, एक बेस मान के चलना पड़ता है ना, टीचिंग में एक बेस मान के चलना पड़ता है कि लोगों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनको अकाउंट्स कितना आता है, वो सोच के फिर आप वहां से बिल्डअप करते हो, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हो, उनका वर्ल्ड बिल्डिंग, पूरा जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वहीं से स्टार्ट होता है। अब क्योंकि अलग 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 लोग वीडियो देख रहे होते हैं, लेक्चर्स देख रहे होते हैं, इसलिए मैं हमेशा ये कन्वीनियंस लेता हूं कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं। मतलब बच्चा साइंस फील्ड का भी हो ना, उसको समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की एक्टिविटीज क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। काफी बच्चों को इवेंट्स क्या होते हैं यही नहीं पता होता, अकाउंट्स में रिकॉर्ड क्या करते हैं वो भी नहीं पता होता। तो काफी बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा, एक सोचने समझने का तरीका बताऊंगा कि अकाउंट्स को कैसे समझते हैं, अकाउंट्स क्या दुनिया का नाम है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो कॉमर्स के हैं, 12th के हैं, अकाउंट्स जिनका बहुत स्ट्रांग रहा है, उनको हल्का सा बोर हो सकता है, या उनको ऐसा लग सकता है कि अपन ही भगवान है, ये तो सब आता है मेरे को, तो ऐसा आपको लग सकता है। फॉर फ्यू डेज एटलीस्ट आपको कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, जो अच्छे हैं अकाउंट्स में, जिनका अकाउंट्स अच्छा है, उनको स्टार्टिंग में थोड़ी लगेगा कि यार ये सब मेरे को आता है, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टिल आप पूरा सुन लो, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा जो मैं आपको अलग बताऊंगा, एक्स्ट्रा बताऊंगा, अलग मतलब एक लॉजिक आपको दिखेगा, ठीक है। जिस तरह से आप 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आते हो, थोड़ा आपको डिफरेंस फील होगा, क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, साइंस वाले तो पूरा ध्यान देंगे ही, उनकी तो बैंड बजी होती है, उनको वैसे भी टेंशन होता है कि यार अकाउंट्स कैसे समझेगा, क्या किए, वो तो थोड़े से सीरियस होते ही हैं, या थोड़े से ओपन होते हैं कि यार मुझे एफर्ट देना पड़ा, टाइम देना पड़ा तो मैं दूंगा, क्योंकि बेसिक्स के बिना तो उनको भी पता है कि यार मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं हुए तो मैं तो सब्जेक्ट को, मेरी ग्रिप कभी आएगी नहीं। इतनी अंडरस्टैंडिंग साइंस बैकग्राउंड वालों को रहती ही है, तो उनको मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आउट ऑफ फियर वो वैसे ही टाइम ज़्यादा देने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो साइंस वालों का तो मैं पूरा ख्याल रखूंगा ही, बट मेरी रिक्वेस्ट है, पहला चैप्टर कॉमर्स वाले भी निकाल लें, स्किप ना करें, अच्छे से पूरा देखें, सारी मेरी बातें सुने, ताकि आपको आगे जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, जो मेरी एक टीचिंग स्टाइल है, वो आपको सब चीज़ें कनेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। कनेक्शन होता है एक्चुअली, हर चीज़ का कनेक्शन है। अकाउंटिंग आपको पता ही है ना, एक प्रोसेस है, कनेक्टेड सीक्वेंशियल स्टेप्स होती हैं, तो इसीलिए फर्क पड़ता है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हर आगे आने वाले चैप्टर में कनेक्ट करेगा, वो लॉजिक में बताऊंगा आपको कि देखो हमने ये पढ़ा था, देखो हमने वो बताया था, मैंने बताया था आपको कि देखो ऐसा होता है, तो वो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ये मैं कनेक्ट करवाता हूँ, इसीलिए पूरा अच्छे से आपको पूरे देखना है, ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा। अब पहले मैं आपको सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अरे सब्जेक्ट के अंदर क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको पता ही है कि ये क्या है, CAFM, ठीक है, CAFM, एक से, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ग्रुप 1 के अंदर आपका ये पेपर नंबर 4 है, ठीक है, पेपर नंबर 4 है, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक पार्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका है 60 मार्क्स का, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है 60 मार्क्स का, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सिर्फ 40 मार्क्स का, ठीक है। 60-40 ऐसा आपका डिवाइडेशन है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पेपर जो आपका एक्चुअल मिलेगा आपको, वो भी ऐसे ही दो पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा, ठीक है, मिक्स नहीं मिलेगा, वो भी डिवाइडेड रहेगा, पार्ट 1 अलग से 60 मार्क्स, पार्ट 2 अलग से 40 मार्क्स, ठीक है। मतलब इधर का उधर नहीं होने वाला, मतलब फिक्स वेटेज है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 के ऊपर नहीं आएगा और FM 40 के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, उनका फिक्स वेटेज है, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये सब्जेक्ट क्यों आपके सिलेबस में है। To provide knowledge and understanding of the concepts, principles, practices in company accounts
इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, यही मैं कह रहा हूं कि इसको कनेक्ट करो कि ये कैसे आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ कंप्लायंस ऑफिसर आपको कैसे काम होगा, ठीक है। आप कंप्लायंस ऑफिसर रहोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, उसके पूरे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आप ही का काम है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बरोबर, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसमें क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहाँ क्या डिस्क्लोजर देना होता है, नंबर्स को कैसे इंटरप्रीट करना होता है, बैलेंस शीट को कैसे इंटरप्रीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रीट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रीट करेंगे, ये भी तो आना चाहिए ना। अगर एक स्टेटमेंट आपको बनाना है, उसका पूरा आपको चेक करना है, उसका कॉम्प्लायंस चेक करना है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि ये मैं देख लेता हूं, मेरे सिलेबस में आधा था, आधा मेरे सिलेबस से नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर आप एक्सपर्ट कैसे कहलाओगे? एक्सपर्ट क्या होता है कि जिसको ए टू जेड सब पता हो। तो एटलीस्ट एज फार एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसर्न, आपको सब पता होना चाहिए। इसीलिए आप अकाउंटिंग का भी पूरा एलिमेंट पढ़ रहे हो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ते ही हो। अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट में सब आप पढ़ोगे, फिर लिस्टेड कंपनी है तो आप सभी रेगुलेशंस में सब पढ़ोगे। तो वो लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल कंप्लायंस, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मेट्स, ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बट द एंड ऑफ द डे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते क्या है, लोग इसको पढ़ते क्यों है, इसका काम क्या होता है, ये आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी क्यों बना रही है, कैसे बना रही है। कोई डेटा अगर वहां आ रहा है वो कहां से आ रहा है। अगर बैलेंस शीट में फिक्स एसेट लिखा हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू है 50 करोड़ रुपए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये चेक कैसे करोगे कि ये कहां से नंबर आया है। तो आपको अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस, पूरे स्टेप्स पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर कहां से आता है, क्यों आता है, कैसे कैलकुलेट होता है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। उसका इंटरप्रिटेशन, उसका आगे जो एंड यूज है कि सामने वाला उसको कहां यूज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आए ख्याल में? तभी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो आपको बहुत अच्छी एक ग्रिप, बहुत अच्छी एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए एज फार एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। आए ख्याल में? इसीलिए पूरा आप ये सब पढ़ोगे, इस सब मैं बताऊंगा आपको कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा नॉलेज और आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अकाउंटेंसी का। टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, पैसा कंपनी के अंदर कैसे मैनेज होता है। आपको मैनेज नहीं करना है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मैनेज कैसे होता है, ताकि उसमें आपका कहां कितना रोल होता है। एज अ कंप्लायंस ऑफिसर आपको कहां क्या पता होना चाहिए, कहां कितना लॉ का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये भी वही है कि जब आपको पूरी एक्टिविटी पता होगी, तभी तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि इसमें लॉ का एंगल कहां कहां है, कहां कहां मुझे स्टेप इन करना है, कहां कहां मुझे चेक करना है। कोई चीज अगर आपको पूरी पता ही नहीं है तो आप दूसरों के भरोसे रहोगे, वो कहेंगे ये तुम्हारा काम नहीं है तो तुम मान लोगे कि तुम्हारा काम नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको पता होना चाहिए, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। आपको पूरा फंड रेजिंग कैसे होती है, कहां होती है, फिर वहां जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका कहां रोल आएगा, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल ड्राफ्टिंग, बरोबर, पूरा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिखते हो, लीगल लाइबिलिटीज लिखते हो, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी का आपको ओवरऑल रोल पता होना चाहिए। तो ओवरऑल कंपनी, एज अ कंपनी पैसा मैनेज कैसे करती है, कंपनी पैसा कैसे मैनेज करती है, कहां से लाती है, कहां लगाती है, ये पूरा जो उनका पॉलिसी है ये आपको पता होना चाहिए एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो ही आप उसका कॉम्प्लायंस पूरा देख पाओगे, ठीक है। तो एक पार्ट है हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिसाब किताब जो कंपनी बनाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा ईईटी लेवल पे भी थोड़ा बहुत आपको पता है कि उसमें क्या क्या आता है, बराबर, थोड़े प्रोविजंस आप पढ़ चुके हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, ये सब आपको पता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो ये सब आपको पता है कि ये बंच को अपन पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब आप धीरे धीरे पढ़ोगे कि ये कैसे बनते हैं, इसके अंदर क्या आता है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कहाँ क्या कुछ थोड़े बहुत एग्जम्पशंस हैं, कुछ फॉर्मेट्स हैं क्या, किसके लिए क्या फॉर्मेट है, टाइम लिमिट्स क्या है बनाने की, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कैसी होती हैं, बराबर। ये धीरे 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 आप नॉलेज बिल्डअप करते जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होते जाएगी थ्रू ऑल सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स कनेक्टेड है। तो जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, रह रह के उसमें कंपनी लॉ के प्रोविजंस आएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग कैसे करनी है ये तो लॉ ही बताएगा।
कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट तो नहीं है जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने हैं, तो वो फॉर्मेट भी तो लॉ में ही लिखा होगा ना। तो रह रह के जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कंपनी कैसे अकाउंटिंग करती है वो पढ़ेंगे, रह रह के आपको रेफरेंसेस आएंगे कंपनीज एक्ट 2013 के। आई होप ये नाम आपने बहुत बार सुना है। तो कंपनीज का जो पूरा लॉ है वो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, और इंक्रीमेंटली जो कंपनीज स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करती हैं तो उनको सेबी के भी रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो इन दोनों के प्रोविजंस आपको रह रह के बीच में रेफरेंसेस आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बताते जाऊंगा। और दूसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि पैसा जो है, जो फाइनेंस है, जो मनी है, वो एक बिजनेस को, एक कंपनी को, कंपनी क्या है बेसिकली, कंपनी तो एक स्ट्रक्चर है, लीगल पेपर वर्क में जो एक स्ट्रक्चर होता है, एंटिटी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आप एसबीईसी और बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले हो कि अलग अलग क्या क्या लीगल फॉर्म, लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें वन ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कंपनी। फिर उसके टाइप्स ऑफ कंपनी कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, क्या कॉम्प्लायंस होता है, ये सब आप पढ़ने वाले हो। इसके लिए सब अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में ऑलरेडी हैं। हम यहाँ कंपनी कैसे बिजनेस करती है और जो भी वो बिजनेस करती है उसका हिसाब किताब कैसे रखेगी, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बना के प्रेजेंट करेगी, किसको प्रेजेंट करेगी, क्यों करेगी, वो सामने वाला उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करता है, ये सब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? कंपनी की अकाउंटिंग, कंपनी की अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट बॉडीज की अकाउंटिंग, मेनली कंपनी, ठीक है। तो कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ही है, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कोई ऐसा सेपरेट कुछ नहीं है। कंपनी की अकाउंटिंग अगर आप सेपरेटली पढ़ोगे तो उसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ सब फील्ड, ऐसी कोई वो फील्ड नहीं है। बेसिक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, हम सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे बेसिक्स के अंदर। तो ये कोई ऐसी कोई सब फील्ड नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है बेसिक जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो, कि जो हिसाब किताब होता है, जो हर बिजनेस को रखना होता है, वो कोई भी लीगल स्ट्रक्चर में हो, वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, एचयूएफ हो, कोई भी टाइप की एंटिटी हो, सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनानी होती है। आए कुछ समझ में? बस उसी को अगर आप कंपनी के लिए पढ़ोगे तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मतलब ये क्या है एक्चुअली? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, जो आप 12th स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है जो कंपनीज की आप पढ़ोगे, ठीक है। कंपनीज की फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो फिर हम जब ये स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट देखो इंस्टीट्यूट ने एकदम जीरो से किया है, मतलब ये इंटेंशन है। आई टेक इट एज अ इंटेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट कि यार ये जीरो से स्टार्ट करना चाहते। वो चाहते ना तो ये कट भी कर सकते थे कि यार ये तो आप 12वीं में पढ़ चुके हो, तो आपको फिर से क्यों पढ़ना है, क्योंकि सब अलग अलग फील्ड से आते हैं ना लोग, सबको एक लेवल पे लाना जरूरी होता है, आए ख्याल में। तो ये चाहते हैं कि आप जीरो से स्टार्ट करो, इसीलिए मैं भी जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पूरा हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, अकाउंटिंग कैसे डेवलप हुई है। अकाउंटिंग लॉ नहीं होती, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। वो लॉ नहीं है, वो एक आर्ट है, उसको अलग अलग ढंग से किया जा सकता है, क्लियर है। फिर उसमें पूरा जो प्रोसेस है, एक एक स्टेप कैसा होता है, फॉर्मेट क्या होता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, पीएनएल बैलेंस शीट्स कैसे बनते हैं, बराबर पूरा हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। और पूरा मैं आपको अच्छे से ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, ये लेवल अप करने के लिए, ये डेवलप करने के लिए कि जो अलग 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 लोग हैं, कुछ ये लेवल पे 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 हैं, सबको एक कॉमन डिनोमिनेटर पे लाना जरूरी है ताकि वो पूरी जो सब्जेक्ट की जर्नी है वो अच्छे से कर पाए। सब लोग अगर अलग अलग लेवल पे रहेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर कुछ को समझेगा कुछ को नहीं समझेगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कहे कि यार हमको समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ा क्या रहे हो। ये मैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे एलर्जी है इस स्टेटमेंट से कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये एलर्जी है, मैं एलर्जेटिक हूँ इसके लिए। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जीरो से बताऊं, हर बात बताऊं, हर एक वर्ड का मतलब बताऊं आपको, पूरा बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन इवेंट्स होते हैं, क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं, ये सब मैं आपको जीरो से समझाऊंगा। तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। 10-15 आवर्स मुझे लग जाते हैं स्टार्टिंग के टू लेवल अप, ठीक है, हर बच्चे को एक कॉमन लेवल पे लाके, ताकि फिर वहां से उनको पूरी जर्नी
में मैं इंट्रोड्यूस करूं सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है। यहाँ मैं पूरा बेस सबका सेम कर दूंगा, बेसिक्स पूरे क्लियर कर दूंगा। यहाँ अपन को 15 आवर्स या 16-17 आवर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंदी रहेगा बट बिलीव मी इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। वर्थ लगेगा आपको, खासकर साइंस बैकग्राउंड वालों को तो मज़ा आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक मतलब सब लोग कॉमर्स फील्ड के बन जाएंगे, यहाँ तक सब लोग कॉमर्स फील्ड के बन जाएंगे। जो भी आप 11th-12th में पढ़ते हो, जो आगे CS कोर्स से आपके सिलेबस से कनेक्टेड है, उतना पूरा बेसिक मैं आपको इसी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फिर आपको कभी गम कसर नहीं रहेगा कि यार मैं कॉमर्स से हूँ नहीं हूँ, साइंस से था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर अपन प्रॉपर जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं वैसा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट। तो फिर कंपनी की अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी लॉ में क्या लिखा है, कंपनी लॉ क्या कहता है रिगार्डिंग अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कि वो कैसे बनाएगी, कैसे मेंटेन करेगी, कहाँ मेंटेन करेगी, उसका कोई फॉर्मेट है क्या, किसको प्रेजेंट करना है, क्या टाइम लिमिट के अंदर प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये सारा हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो हम ये पढ़ेंगे कि यस देयर इज अ सेपरेट फॉर्मेट, कंपनीज के लिए एक रिजिड फॉर्मेट है, वो अपने मन से अलग अलग कंपनियां अपने अपने फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर सकती। यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी रखने के लिए हर कंपनी को एक फॉर्मेट दिया गया है कि आपको इसी फॉर्मेट में हर साल अपने फाइनेंशियल्स को प्रेजेंट करना है, ताकि हम कंपेयर कर पाए, ठीक है, कंपेयर कर पाए और यूनिफॉर्मिटी बने रहे, ठीक है। तो वो हम पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे। धीरे 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 आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, ठीक है। जब हम पहली बार पढ़ेंगे आपको याद करने का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थ्रू आउट द सब्जेक्ट मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेमोराइज करने का जो प्रेशर है वो अभी लर्निंग फेज में आपको नहीं लेना है। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब आप रिवीजन मोड में आ जाओगे ना, तब जब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, धीरे धीरे आप ये महसूस करोगे कि आपको चीजें याद हो रही हैं। और वो तभी होती हैं, समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि यार अमित सर ने पढ़ाया, मेरे को उसी वक्त याद भी हो जाए। अरे भाई, जादू टोना थोड़ी कर रहे हैं। अभी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। हर चीज, हर जर्नल एंट्री, हर जो भी हम बनाएंगे, पढ़ेंगे, हर स्टेप्स को समझेंगे, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो आपको बस समझना है। अगर वो आपको आ रहा है, मतलब अमित सर का काम वहां खत्म है। ग्रेजुअली जब आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, चीजें अपने आप आपको ईजी लगेंगी और याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। मतलब ये बेसिकली कंपनीज एक्ट के ही प्रोविजंस हैं, ठीक है। अकाउंट्स यहाँ भी स्टार्ट हो नहीं रहा है, ये लॉ के ही प्रोविजंस हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर एक टॉपिक आता है AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नाम में ही मीनिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? जो सब फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो सब लोग एक ही चीज अगर फॉलो कर रहे हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड, कोड, अकाउंटिंग करने का स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अलग से गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अलग अलग लोग अलग अलग ट्रीटमेंट्स देते हैं। जैसे अकाउंटिंग, बेसिकली मैंने आपको बता दिया था, अकाउंटिंग में सबसे बड़ा क्या पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश की गई है कि यार ये जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर कोई चीज आर्ट है, जैसे पेंटिंग, अगर मैं सबको एक पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए कहूंगा, ठीक है, मेरा पेंटिंग बनाओ, मेरा ड्रॉ करो, क्या सब लोग सेम बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। कोई नाक बड़ी बनाएगा, कोई छोटी बनाएगा, कोई आंखें छोटी चाइनीज वाली बनाएगा, कोई बड़ी बनाएगा, कोई बाल पूरा टकला कर देगा। तो पेंटिंग की तरह जैसे हर पेंटिंग, दो पेंटिंग सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही हैं, आए ख्याल में। वैसे ही क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट है, उसमें कोई लॉ नहीं था, तो उसका एक ड्रॉबैक था कि सब लोग अपने अपने हिसाब से बना रहे थे। मेरा ये फॉर्मेट है, मुझे ऐसा पसंद है, मैं अपने बिजनेस में इसी तरह अकाउंटिंग को यूज करूंगा। तो सब लोग अलग 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 बनाने लग गए। तो इससे क्या हुआ, दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो अलग अलग बैलेंस शीट्स, दो अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स कंपेयर ही नहीं किए जा रहे थे। तो लोग डिसीजन कैसे लेंगे? अगर बैंक आप में पैसा लगाना चाहती है, कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, या आप जा रहे हो बैंक के पास लोन लेने, तो बैंक तो कंपेयर करेगी, इन्वेस्टर तो कंपेयर करेंगे ना कि आपको, आप पैसे देने लायक हो कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है।
अब जब भी हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कंपैरिजन होता है, आपके भी मार्क्स का कंपैरिजन वो शर्मा जी के लड़के से हो रहा होगा, तो ये होता ही है, कंपैरिजन होती है। वैसे ही बिजनेस में भी कंपैरिजन होती है, आपका परफॉर्मेंस अलग थलग मैं नहीं देख सकता, मैं इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि ये अच्छा है कि बुरा है। कुछ समझ में आ रहा है? जो भी नंबर्स होते हैं, आपका टर्नओवर है, आपका प्रॉफिट है, इंडिविजुअली वो अच्छे बुरे नहीं होते। जब आप उसको कंपेयर करते हो आपके ही पास्ट परफॉर्मेंस से, आपकी फील्ड में जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके लेवल के ही हैं, उनसे जब आप कंपेयर करते हो तब आपको इंटरप्रिटेशन निकलता है कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं ये बुरा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्लस है, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, ये आपको कंपैरिजन से ही पता चलता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपैरिजन में क्या होती है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कंपैरिजन करोगे कैसे? जब सब लोग सेम तरीके से सेम फॉर्मेट में बनाएंगे तभी तो कंपैरिजन होगा ना, सबका फॉर्मेट ही अलग है, तो कंपैरिजन नहीं हो पाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव था और उसको काउंटर करने के लिए बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि अकाउंटिंग के जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हम यूनिफॉर्म बनाएंगे, मोर और लेस सब लोग सेम तरीके से ट्रीटमेंट्स देंगे, हर अलग अलग आइटम्स को एक ही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो फिर आप कंपैरिजन, मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे पूरा क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप आपको पर्पस समझ में आ गया कि यार ये क्यों होते हैं। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट्स बताते हैं कि कोई आइटम को, कोई ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन के बारे में भी ये बताते हैं। ठीक है, तो ये दो ऐसा है इंट्रो लेवल के ही सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं। यहां से अब आपकी अकाउंटिंग चालू हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है शेयर कैपिटल, कि ये एक यूनिक फीचर है कि कंपनी जब भी पैसा रेज करती है वो सबसे पहला पैसा रेज करती है शेयर होल्डर्स से बाय इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये बेसिकली क्या है, फंड रेजिंग है, पैसा लाने का तरीका है। ठीक है, जिसको आप कैपिटल कहते हो नॉर्मली, नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। लेकिन कंपनी क्योंकि इसके बदले में शेयर्स इशू करती है इसीलिए इसका नाम पड़ता है शेयर कैपिटल, कैपिटल डिनोमिनेटेड बाय शेयर्स। तो हम वो पूरा पढ़ेंगे। अब यहां पे भी पूरा कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आएगा, क्योंकि आप बिना कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फॉलो किए फंड रेजिंग नहीं कर सकते। फंड रेजिंग कैसे कर सकते हैं, कितना परमिशंस लेना होता है, रेजोल्यूशंस क्या क्या पास करने होते हैं, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, ये परमिशन वो परमिशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब यहां पे आने वाला है। तो फंड रेजिंग कैसे होती है और फिर उसका अकाउंटिंग एंगल क्या होता है, ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफी लेंदी चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये बनता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आएगा, मतलब ये चैप्टर जब शुरू होगा ना आप तरस जाओगे कि ये खत्म कब होगा। बता रहा हूं मैं, इतना बवाल चैप्टर है, खत्म ही नहीं होगा। इतने ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, ये सब चैप्टर्स हैं, अपने अपने आप में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको सॉल्व करने हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसमें। क्लियर है? बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स भी क्या है, फंड रेजिंग ही है। डिबेंचर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप इशू करते हो, जिसके अगेंस्ट आप लोगों से पैसा लेते हो। ठीक है, ये भी फंड रेजिंग है, डिबेंचर्स। तो ये दोनों पैसा फंड रेज करने के दो तरीके हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको इशू करके आप पैसा रेज करते हो। तो सेम इसमें भी जो लॉ के प्रोविजंस हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और फिर उसका अकाउंटिंग एंगल पढ़ेंगे कि जब आप ये पैसा रेज करते हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। फिर इन्हीं दोनों चैप्टर के रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ के कनेक्टेड जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए टिपिकली मैं क्या करता हूं, ये जो चैप्टर है ये मैं मर्ज कर देता हूं। ठीक है, ये मैं जो चैप्टर 4 से रिलेटेड है वो चैप्टर 4 के अंदर कर दूंगा। ये बेसिकली क्या है, थेरी है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, रिलेटेड एस्पेक्ट में फुल थेरी होती है। तो वो मैं जो जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड होगी शेयर कैपिटल में मर्ज करके पढ़ा दूंगा, और जो डिबेंचर से रिलेटेड होगी वो डिबेंचर में पढ़ा दूंगा। तो ये सेपरेट आपको कहीं भी दिखेगा नहीं। चैप्टर नंबर 6 ऐसा कोई सेपरेट आपको लेक्चर्स के अंदर दिखेगा नहीं। ठीक है,
5 के साथ मर्ज करके मैं पढ़ाता हूं हमेशा, ठीक है। फिर आता है कंसोलिडेशन, कि अगर आपकी सब्सिडरीज हैं, ठीक है, और भी कंपनीज को आप ओन करते हो, 50 और मोर आप दूसरे कंपनीज का शेयर कैपिटल ओन करते हो, आपकी वो सब्सिडरी होती है, तो उसके अकाउंट्स भी आपको अपने अंदर मर्ज करने पड़ते हैं। आए को समझ में, मर्जिंग करनी होती है। तो जो होल्डिंग कंपनी होती है उसको अपने जितने भी सब्सिडरीज कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स, उनके पीएनएल भी अपने आप में मर्ज करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से बनाने पड़ते हैं। तो वो होता है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। और अगर सर किसी की सब्सिडरी है ही नहीं, तो वो किसी और कंपनी के मैक्सिमम या मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड ही नहीं करता है, तो ये आप पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है जिनके सब्सिडरी कंपनीज है, ठीक है। फिर आता है एनालिसिस, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कि ये जो आप बना रहे हो ये कैसे बनते हैं, वो तो आप ऊपर पढ़ लोगे। अब इसका होता क्या है भाई, ये कागज का मैं करूंगा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मेरे हाथ में आ भी गया, मैं इसका करूं क्या, क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूं मैं, क्या डिसीजन मेकिंग इससे कर सकता हूं, ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि कंपनी को एनालाइज करेंगे, जैसे डॉक्टर आपकी हेल्थ को एनालाइज करता है, डॉक्टर आपकी हेल्थ को एनालाइज करता है ना, कि आप कहाँ इम्यूनिटी है, ब्लड कैसा है, ये कैसा है, वीकनेस, पता नहीं क्या क्या टाइप के एनालिसिस होते हैं, वो सारे एनालिसिस आप एक कंपनी के लिए कर सकते हो डॉक्टर की तरह, कि उसका ये एस्पेक्ट कैसा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी सॉल्वेंसी कैसी है, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, टाइम पे वो पैसा चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी, लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कितने उसके पास एसेट्स हैं, कितने बाहर के पैसे हैं जो वो यूज कर रहा है। सब चीजें आप एक डॉक्टर की तरह कंपनी के सारे अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, उसको आप टेस्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ वो अच्छी है, कहाँ वो बुरी है। आए ख्याल में, तो वो पूरा हम इसमें पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसी का एक आगे का स्टेप होता है कैश फ्लो, कि कैश फ्लो हम एनालाइज करेंगे। देखो, किताब में अगर कोई प्रॉफिट है, आपके वो कोई काम का नहीं। अगर मेरे बुक के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है 50 लाख रुपए, पर अगर वो 50 लाख मेरे पास कैश फॉर्म में है ही नहीं, तो फिर वो 50 लाख का मैं करूंगा क्या, अचार डालूं? भाई बिजनेस करने के लिए तो कैश लगती है ना। तो कैश का क्या है, कैश के मामले में आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है, कैश कहां से जनरेट करता है, फिर वो कैश जाती कहां है, ये सब एनालिसिस होता है कैश फ्लोज में। कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बनता है और उसमें बिजनेस को कैश फ्लो के एंगल से एनालाइज किया जाता है कि ये कैश खुद से जनरेट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि क्रेडिट सेल भी होती है, उधारी में भी माल बिकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बोरो कर करके कैश ले रही है और खुद से कैश जनरेट ही नहीं कर पाती। ऐसी टाइप की कंपनी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, लोग पैसे डुबा देंगे तो आपके पास तो पैसे नहीं आएंगे कभी, कब तक बाहर का पैसा लोगे, और बाहर वाले आपको कब तक पैसा देंगे। तो सर्वाइवल के लिए डे टू डे अपने जो आप खर्चे भरते हो, वो कैश आप लाते कहां से हो, अपनी डे टू डे कमाई से ही लाते हो, या आप बाहर से तो नहीं ले रहे। ये जो एक तगड़ा एनालिसिस होता है कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है, बिजनेस में कितना दम है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप जज करते हो। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसमें क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, कंपनी स्ट्रांग है, वीक है, कैसे ये जज किया जाता है, सब कैश फ्लो के एंगल से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। और फिर आता है फोरकास्टिंग, कि बिजनेस आगे कहां जाएगा, बेस्ड ऑन जो भी उनके पास्ट के 5-6 साल के परफॉर्मेंसेज हैं, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन करते हो। क्योंकि आप लोन दे रहे होंगे या कोई प्रोजेक्ट आ रहा होगा, तो आप एस्टिमेट करना चाहते हो कि यार ये कैसे करेंगे, ये इनके आगे की सेल कितनी होगी, क्योंकि आपको कंपनी के साथ जुड़ना होगा, उसमें शेयर्स में पैसे लगाने होंगे एज ए इन्वेस्टर, या एज ए बैंक आप उसको लोन दे रहे हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस दे रहे हो, तो वो फ्यूचर में इंटरेस्टेड है ना, कोई भी आपके पास में क्यों इंटरेस्टेड होगा, वो तो हो गया। इंटरेस्ट काय में होता है फ्यूचर में, कि अगर ये ऐसे ही परफॉर्म करते रही तो ये कहाँ जाएगी और फिर उसमें मुझे कितना फायदा होगा। तो ये सब हम करेंगे फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, सब फ्यूचर के बारे में होगा। अब आपको ये इतना तो बेसिक पता होगा कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं, हम पास्ट की करते हैं। जो ट्रांजैक्शन आप कर चुके हो, जो चीजें हो चुकी हैं, उसी की अकाउंटिंग होती है। जो होने वाली है उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, फ्यूचर की अकाउंटिंग होती ही नहीं है। अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल होती है, पास्ट की अकाउंटिंग हो जाती है, जो ट्रांजैक्शन आप कर चुके हो उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो ये चैप्टर पूरे आपके सिलेबस से हटके है, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में,
और नॉर्मली जितने भी चैप्टर या जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सब पास्ट के बारे में होंगी। क्लियर है? तो ये पूरा हट गया, ये फ्यूचर के बारे में। चलो, तो ये पूरा हम पढ़ेंगे और ये पूरा सिलेबस आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल या फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी, पैसा। ठीक है, कि बिजनेस में पैसा कहां से आता है, क्यों बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है, पैसा कहां आप लगाते हो, आए कुछ समझ में? पैसा कहां कहां से रेज कर सकते हैं, सोर्सेस। ठीक है, वो हम देखते हैं। कंपनी मतलब कहां कहां से पैसा ला सकते हैं। तो कंपनी के पास चॉइसेस होती है, कंपनी को डिसाइड करना होता है कहां, कब, कितना, कहां से पैसा रेज करना है, और वो पूरा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंस मैनेजर के पास होता है। फाइनेंस मैनेजर जो होता है कंपनी का, वो ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इसके पीछे जो मैथ्स यूज होता है कैलकुलेशंस में, बरोबर। तो वो सब, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी हम अलग से पढ़ेंगे। फिर आता है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपके पास इक्विटी से पैसा रेज करने का चॉइस होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आप रेज कर सकते हो, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, ये सब आपके पास सोर्सेज होते हैं। और कहां से कितना लाना है, कौन से सोर्स से कितना अमाउंट लाना है, उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक कंपनी कैसे प्लान करती है। अपने आप चीजें नहीं होती है, संजोग हो गया, ऐसे यहां से ले लिया वैसे ले लिया, ऐसा नहीं होता। सब प्लान करके, डिसाइड करके किया जाता है कि हाँ, मुझे इतना पैसा इक्विटी से लेना है, मुझे इतना पैसा डेट से लेना है, मुझे इतना पैसा यहां से लेना है। ये फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये कैसे होता है, क्या प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, इक्विटी लेने के क्या फायदे हैं, डेट लेने के क्या फायदे हैं, नुकसान है, कैसे डिसाइड करता है फाइनेंस मैनेजर, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जहां से भी आप पैसा लाओ, फ्री में पैसा नहीं मिलता, फ्री में बिजनेस को पैसा नहीं मिलता, हर चीज के कॉस्ट होती है। अगर इक्विटी के अगेंस्ट आप पैसे ले रहे हो तो आपको डिविडेंड देने होते हैं, या उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको कुछ तो मिलेगा, या उनकी शेयर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी। ठीक है, प्रेफरेंस है तो डिविडेंड मांगेंगे, लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट मांगेंगे। ठीक है, जहां से भी आप पैसा लोगे, जिससे भी पैसा लोगे, आपको वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप उसको कुछ उसके बदले में दोगे, और वो जो बदले में आप देने वाले हो उसको, वो आपका होता है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप इक्विटी से ले रहे हो तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होंगे, क्योंकि अपन को कमा के वसूल भी तो करना है ना। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उतना कम से कम आप कमाना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपने 10% पे पैसे लिए हैं, तो अब आपको ये पैसे जहां भी आप लगाओगे, प्रोजेक्ट में लगाओगे, बिजनेस में लगाओगे, उस पर कम से कम 10% कमाना पड़ेगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपका कॉस्ट होता है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन में यूज होता है। ठीक है, तो हर एक सोर्स का कैसे कॉस्ट निकलता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये सब का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो पूरा हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर है कि ये पैसा कहां लगाएंगे, प्रोजेक्ट में, बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस में आप पैसा जब लगाते हो तो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में लगाएं न लगाएं, कितनी कमाई होगी, कितने समय के अंदर पूरा पैसा हमारा रिकवर होगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो ये होता है कैपिटल बजटिंग। जब आप एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हो कि उसमें पैसा डालें या नहीं डालें, वो प्रोजेक्ट करना चाहिए या प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। तो वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कैसे करते हैं अलग अलग एंगल से, कि वो वायबल है कि नहीं, उसको हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें पैसा, टाइम, एनर्जी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो सब हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू पढ़ेंगे, विच इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, फिर आता है कि सबसे बड़ा सवाल कि कमा तो लिया, कमा तो लिया, अब उसमें से ओनर को कितना देना है। कंपनी के अंदर ये डिसीजन आता है, कंपनी किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की, बराबर। और चलाता कौन है उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जवाबदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। तो जब आपने इतने पैसे लिए शेयर होल्डर्स के, तो उनको कुछ रिटर्न भी तो देना पड़ेगा। तो वो जो पार्ट ऑफ रिटर्न, जो नेट प्रॉफिट आपने कमाया है, उसका हिस्सा जो आप एक्चुअली कैश में देने वाले हो, उसको कहते हैं डिविडेंड।
और आप कंपनी लॉ के अंदर पढ़ोगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डिसाइड करना होता है कि कितना डिविडेंड देना है नहीं देना है, देना भी है तो कितना देना है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फाइनेंस मैनेजर कैसे डिसाइड करता है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिविडेंड कैसे डिसाइड किया जाता है, डिविडेंड का इंपैक्ट क्या होता है, नहीं दिया तो क्या इंपैक्ट है, दिया अच्छा खासा बहुत ज्यादा दे दिया तो क्या इंपैक्ट होता है, शेयर के प्राइस पे, कंपनी की वैल्यू पे कैसे वो अफेक्ट करता है और कैसे उससे वो डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। फिर आता है जो डे टू डे पैसा लगता है, ठीक है, डे टू डे जो खर्चा होता है सब हम पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं, डे टू डे वाले क्या होते हैं, वन टाइम क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले क्या होते हैं, सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो डे टू डे जो बिजनेस के खर्चे होते हैं या जो पैसा होता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। डे टू डे में आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, सप्लायर को पैसे देने हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, रेंट भरना है, ये सब वर्किंग कैपिटल इसको कहते हैं। डे टू डे खर्चे जो आपको भरने होते हैं, इसके लिए जो पैसे आपको लगते हैं उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करोगे कि रेंट तो भरना है, आपने डिफॉल्ट किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बैंक का लोन है उसका ब्याज भरना है, मत भरो सब जब्त करके लेके चल जाएगी, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो सारे जो खर्चे होते हैं, डे टू डे जो खर्चे होते हैं उसको कहते हैं लिक्विडिटी। आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, कैश में उतना पैसा होना चाहिए ताकि आप ड्यू डेट पे लोगों को पैसा दे पाओ। नहीं दोगे तो वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, आपको सर्विस नहीं देंगे, आपको गुड्स नहीं देंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये जो एनालिसिस है, लिक्विडिटी एनालिसिस इसको कहते हैं कि आपका बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल है वो आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। और फिर अलग एंगल है सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब ये एज अ इन्वेस्टर है, एज एन आउटसाइडर, एज अ इन्वेस्टर एक सिक्योरिटी को कैसे एनालाइज किया जाता है। कोई किसी कंपनी का इक्विटी शेयर है तो उसको आप कैसे एनालाइज करोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यूएशन कैसे होता है किसी भी कंपनी के शेयर का, वो सब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस में, ठीक है। ये एज आउटसाइडर, एज अ इन्वेस्टर हम एनालाइज करेंगे। बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं इसमें हम खुद कंपनी होते हैं, एज अ इनसाइडर, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ शेयर होल्डर, सब एज अ इनसाइडर हम कंपनी को देखते हैं कि कंपनी चलती कैसे। ये जो एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस, दिस इज एज एन आउटसाइडर, ठीक है। और फिर है ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टिंग वाला एक चैप्टर है जो इन्होंने डाल दिया है एफएम के अंदर। इसमें बेसिक टॉपिक आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, थोड़ा अलग दुनिया है, मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। अब ये मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में होता है या सर्विस सेक्टर में होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप के कंपनीज होते हैं मैन्युफैक्चर या ये करते हैं, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे यूज होती है। डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग का ही ये पूरा चैप्टर है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के लिए हमको क्या डेटा लगता है और वो डेटा को हम कैसे यूज करके अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है। तो ये पूरा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और ये इतना सब मिला के सिर्फ 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का वेटेज है। तो आप समझ सकते हो सब्जेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब इतना ज़्यादा लेंदी टॉपिक इन्होंने दे दिया है कि ये मतलब आप जब स्टार्ट करोगे ना आपको टेंशन होगा, बिलीव मी, कि ये ख़त्म कब होगा, कि इसमें क्या क्या है, कब ख़त्म होगा। तो ये बहुत लेंदी होने वाला है, बट यस इंटरेस्टिंग है, मैं बता दूं इंटरेस्टिंग है। बहुत ही बड़ा सपोर्ट रोल ये निभाता है कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में, कि अगर ये नहीं रहा ना तो आप बाकी लोगों से डील नहीं कर पाओगे। अगर आपको फाइनेंस मैनेजर से डील करना है तो इसका नॉलेज चाहिए, अगर आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से डील करना है तो आपको ये सब नॉलेज चाहिए। ये नॉलेज से आप जो अदर फंक्शंस होते हैं कंपनी के, अकाउंटेंसी, लीगल डिपार्टमेंट, फिर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट से डील करना होता है। आप अकेले काम नहीं करते हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो इन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग वाले करते क्या है आपको पता होगा, तभी तो आप डील कर पाओगे ना उनसे, उनसे काम निकलवाना है या उनसे उनको आपको कुछ डेटा देना है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से आपको कुछ काम करना है। तो ये सब नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है टू वर्क एज अ फुल फ्लेज्ड प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी, है ख्याल में। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा जर्नी रहेगा, इसको हम पूरा स्टडी करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, ठीक है, उसके बाद फिर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करूंगा। अब इसमें कहाँ कहाँ
न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 1 आई थिंक पूरा थेरी रहेगा, छोटे मोटे प्रैक्टिकल आएंगे, कुछ खास नहीं है। प्रैक्टिकल देखो, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल कहाँ आता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। शेयर कैपिटल ये प्रैक्टिकल है, डिबेंचर प्रैक्टिकल है, कंसोलिडेशन प्रैक्टिकल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्रैक्टिकल है, रेशोज आता है इसमें, और कैश फ्लो, ठीक है, और फोरकास्टिंग भी प्रैक्टिकल है, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल ही है, थोड़े बहुत ही हैं जो फुल थेरी रहेंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर एफएम, एफएम में टाइम वैल्यू प्रैक्टिकल है, कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिकल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकल है, डिविडेंड प्रैक्टिकल है, वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकल है, सिक्योरिटी, सब में प्रैक्टिकल है, ठीक है। सब में प्रैक्टिकल आएगा, तो वही मैं कह रहा हूँ बहुत वास्ट है, क्योंकि सबके फुल 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 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा जाएगा लेंदी, ठीक है, लेंदी जाएगा। और मैं इसीलिए आपको बता चुका हूं कि जो भी लेक्चर बाय करने वाले हैं, आप मान के चलो कि 250 आवर्स से आने वाला है ये सब्जेक्ट, ठीक है। 250 आवर्स का ये सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। फुल थ्योरी होगी, फुल प्रैक्टिकल्स, फॉर्मूलाज, सारी चीज़ें, सारी बातें इसमें हम कवर करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं रेगुलर लेक्चर्स में देने वाला हूं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। जो जो टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं, एग्जैक्टली सेम जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको एज अ होमवर्क या एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से दे दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ये सब्जेक्ट में ना कॉन्फिडेंस का बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस फील ही नहीं होगा, क्योंकि सब प्रैक्टिकल है। अगर आपका मैथ्स खराब है, भैया आज से ही मैथ्स पे टाइम देना स्टार्ट कर दें। कैलसी में अगर आपको प्लस माइनस करना नहीं आता, स्क्वायर निकालना नहीं आता, रूट निकालना नहीं आता, एम प्लस एम माइनस नहीं आता, तो आपको वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इक्वेशंस आपको नहीं आते, इधर का उधर मैंने बोला अरे सर ये आपने क्या कर दिया, ये प्लस था इधर माइनस कैसे हो गया। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं है इस सब्जेक्ट में, बहुत ही ग्राइंड करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बेस बनाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, लिखने की लंबी आदत डालनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन, आपके हैंड राइटिंग, पूरा रिटर्न पेपर है, ठीक है। आपको मैं बता दूं 100% रिटर्न पेपर है, नो एमसीक्यू, ठीक है, नो एमसीक्यू, नो एमसीक्यू, क्लियर है। अब इसमें मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे एक बार बता चुका हूं, रिपीट करता हूं कि इसमें मेरे हिसाब से पूरा जो सब्जेक्ट है 40% 40% थेरी होगा, थेरी क्वेश्चंस, ठीक है, रिटन थेरी क्वेश्चंस, और 60 जो है वो आएगा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। 60 जो है वो आपका रहेगा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल है, पर पूरा 100 मार्क का प्रैक्टिकल नहीं है, 60 तक का तो रहेगा। तो मतलब पेपर थोड़ा लेंदी होगा, हो सकता है पूरा पेपर छोड़ा ही ना पाओ, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे स्पीड का बहुत बड़ा काम रहेगा। अब ये बातें मैं फर्स्ट पार्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एक बार सब्जेक्ट चालू कर देता हूँ ना, फिर ये बातें नहीं बताऊंगा, फिर मेरे को याद ही नहीं आती, मैं सब्जेक्ट में खो जाता हूँ, टॉपिक में खो जाता हूँ। तो मैं सब्जेक्ट टॉपिक उसके बारे में ज़्यादा बात करूंगा, इधर उधर की बातें मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का रहेगा, 40 थेरी रहेगा, 40 मार्क्स तो आप जल्दी जल्दी लिख लोगे। प्रैक्टिकल में आपको स्पीड बहुत लगेगी, और स्पीड आती है प्रैक्टिस से, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, सिमिलर क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, टेस्ट वगैरह जो भी मैं दूंगा वो टेस्ट दोगे, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी। और स्पीड हमेशा ग्रेजुअली बनती है, 15 दिन में कोई स्पीड नहीं बढ़ती। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम में टाइम है, तो आप डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जो जो क्वेश्चंस मैं रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ाते जाऊंगा, प्रैक्टिस बुक या सिमिलर क्वेश्चंस में दूंगा ही होमवर्क के लिए, तो आपको भी सॉल्व करते जाना है। थोड़ा डिसिप्लिन लगेगा इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए, आए ख्याल में। तो आई होप आप उतने ही सीरियसनेस से, उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स देके मेरे साथ ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। चलो, तो आई होप मैंने सारा बेसिक बता दिया है, ठीक है। मेरा टोटल ड्यूरेशन भी बता दिया है, सब्जेक्ट के बारे में भी पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। 100% रिटर्न होगा, 40% 40 मार्क्स की लगभग थेरी होगी, और 60% पूरा पेपर रिटर्न होगा। उसमें आपको क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कौन कौन से चैप्टर
प्रैक्टिकल होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप भी नोट डाउन कर सकते हो। और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो पूरे पूरे थ्योरी है, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकली है, सब में छोटे मोटे बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हर चैप्टर में है, सब में आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, क्लियर है। फिर जो लेक्चर बाय करने वाला है मैं उनको बता दूं कि आपको 2 रजिस्टर बनाने पड़ेंगे, प्रेफरेबली 200 पेजेस के, ठीक है। 200 पेजेस के 2 रजिस्टर्स बनाने पड़ेंगे, एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अलग, एफएम का अलग, ठीक है। 2 अलग अलग रजिस्टर बना लो, वो भी 200 पेजेस के, ठीक है। छोटे छोटे मत बनाना, खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो 200 पेजेस के रजिस्टर आप बना लो, एक अकाउंट्स का और एक एफएम का। स्टार्ट हम अकाउंट से करेंगे और फिर अकाउंट्स खत्म होने के बाद हम एफएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में अब मैं फर्स्ट टॉपिक जो है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अब ये मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, इसमें भी मैं पहले जीरो से पूरा बेस बनाऊंगा। अगर कोई 10वीं पास करके बच्चा आया है तो उसको तो कॉमर्स फील्ड क्या होती है वो भी नहीं पता होगा, बिजनेस किसको कहते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, सर्विस सेक्टर क्या होता है, ये भी नहीं पता होगा। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस के क्या क्या तरीके हैं, मोटिव क्या होता है, बिजनेस क्यों किया जाता है। फिर एक नॉर्मल टिपिकल ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो कैसे चलता है, उसमें ओनर क्या करता है, कैसे बिजनेस चलाता है, क्या ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। फिर वहां से अकाउंटिंग एंगल स्टार्ट होगा कि अकाउंटिंग क्यों होती है, अकाउंटिंग कौन करता है, कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है। जीरो से स्टार्ट करेंगे। साइंस वाले बच्चे हो ना, बहुत मजा आएगा आपको, हर वर्ड का हर शब्द का मीनिंग बताऊंगा। और जो कॉमर्स वाले भी हैं, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया आपको सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और आपको जब आगे मैं जाऊंगा सेकेंड थर्ड चैप्टर में मैं जब जाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छे से पूरा मेरा लेक्चर देखते रहे साथ साथ में। जो भी बायर्स हैं उनको व्हाट्सएप नंबर मेरा मिला होगा डाउट सॉल्विंग के लिए, तो बायर्स जो हैं वो तुरंत जब भी वो लेक्चर देख रहे होंगे, आप तुरंत कहीं भी आप अटको, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी फ्रेज कहीं भी अटको, आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लेना। लेक्चर बायर्स को ये फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में अकाउंटिंग बिजनेस क्या होता है ये सब हम समझ के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।